बचाने के लिए उठा रही है कदम। ये दुनिया का पहला एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पूरे देश के राज्यों के नोटिफाइड नोडल ऑफिसर्स ऑनबोर्डेड हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, जो हमारे भारत के नागरिक, उनकी साइबर सुरक्षा वो हमारी जवाबदारी, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। हमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस मिल गई है ताकि कोई भी अनलॉफुल कंटेंट है आप उसको रिपोर्ट करें। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सहयोग ये नागरिक की तरफ से भी होना चाहिए। वक्त बदलता है और वक्त के साथ दौर भी बदलता है। पहले चिट्ठियां होती थी, फिर ईमेल्स, पेजर और फिर आया मोबाइल फोन और फिर इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और इन्हीं के साथ संवाद का, एक दूसरे के साथ जुड़ने का, विज्ञापनों का तरीका ही बदल गया। रियल वर्ल्ड से हम वर्चुअल वर्ल्ड में ऑनलाइन अधिक समय बिताने लगे तो अपराध का स्वरूप भी बदला और नियम और कानून भी बदलने जरूरी हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चुग। ऑनलाइन दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय है स्कैमर्स। सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत सा कंटेंट अपलोड किया जाता है जो भारतीय कानूनों के हिसाब से सही नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट सोशल मीडिया पर डालता है तो ये पॉक्सो एक्ट के तहत गैर कानूनी है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जाता है। यहाँ कानून तोड़ा जा रहा है। डीप फेक का प्रयोग करके भी आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहें तो ये फ्रॉड है, कानून का उल्लंघन। ये लोन ऐप देखिए जो गूगल प्ले स्टोर पर है, जिसके 4.3 स्टार रेटिंग भी दी हुई है, और ये एप्पल स्टोर पर। क्या इनके लाखों डाउनलोड्स होने दें या फिर इन प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दें कि तुरंत इन ऐप्स पर एक्शन लें? और गूगल को कौन बताएगा कि ये अवैध ऐप उनके प्लेटफॉर्म पर है, जिसे ऑनबोर्ड करते हुए ही इन्हें चेक करना चाहिए था। अपने भारतीय इंटरनेट यूजर्स को बचाने के लिए ही सरकार कोई कदम तो उठाएगी ही ना। इसी तरह यदि कोई व्हाट्सएप पर फेक ग्रुप बनाकर आपको निवेश के लिए फंसाए तो ये अवैध है। टेलीग्राम ग्रुप पर कितने ही चैनल्स चल रहे हैं जो गैर कानूनी प्रयोग के लिए सिम, बैंक अकाउंट्स मांगते हैं। ये विज्ञापन कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। फेसबुक पर इस तरह के विज्ञापन खुलेआम दिए जा रहे हैं जो आपको फंसाने के लिए ही दिए जाते हैं। गूगल पर नकली वेब पेज के माध्यम से आए दिन इस तरह के काम किए जा रहे हैं। अनगिनत स्कैम्स हो रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर भी डीप फेक वीडियोस, बाल यौन शोषण जैसा अवैध कंटेंट डाला जाता है। धार्मिक उन्माद पैदा करके सांप्रदायिक सद्भाव को भी प्रभावित करने के प्रयास होते हैं। विभिन्न कानून तोड़कर आपकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। कई बार संगीन अपराधों में भी सोशल मीडिया कंपनियों के द्वारा जानकारी देने या फिर अवैध कंटेंट हटाने में देरी का खामियाजा आम व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। हम आप सब तो यही कहेंगे ना कि ऐसा नुकसान करने वाला कंटेंट हटा क्यों नहीं देते। सरकार भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को इनकी जानकारी देती है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर से इस कंटेंट पर एक्शन के लिए इनका सहयोग बहुत आवश्यक है। पर कौन है ये इंटरमीडियरीज? ये है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जैसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स या फिर डोमेन प्रोवाइडर्स जो वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर, जीनेम आदि। ये इंटरमीडियरीज सिर्फ थर्ड पार्टी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करते हैं। उस कंटेंट को तैयार नहीं करते या फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यानी ये एक तरह से एक मध्यवर्ती संस्था इंटरमीडियरीज होती हैं। लेकिन आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 79 बताता है कि इंटरमीडियरीज केवल थर्ड पार्टी कंटेंट होस्ट करने का काम करते हैं, तो उसे उस कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और इसी की धारा 79(3) भी कहती है कि यदि इंटरमीडियरी सरकार या अदालत से आदेश के बाद भी अवैध कंटेंट पर एक्शन नहीं लेते तो उस कंटेंट के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। तो ऑनलाइन इल्लीगल कंटेंट को लेकर इन्हें बताया जाता है कि किस भारतीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी जाती है। 36 घंटों में इन्हें एक्शन लेना होता है। उदाहरण के लिए सट्टेबाजी भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत गैर कानूनी है। तो अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इसे प्रमोट किया जा रहा है तो प्लेटफॉर्म को अवगत कराया जाता है। अभी तक प्लेटफॉर्म की कोई लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन
यदि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा जानकारी दिए जाने के 36 घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर प्लेटफॉर्म को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है और उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। इसका दूसरा खतरनाक पहलू भी देखिए। ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो सीमा पार से किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं, जिनमें इंटरमीडियरी का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। स्कैमर कंबोडिया में है, वो भारत के 80-90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे? व्हाट्सएप यूज करके वो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, फेसबुक पर निवेश संबंधी स्कैम के तमाम विज्ञापन देकर आपको फंसाते हैं, इंस्टाग्राम पर नकली एड्स देते हैं, डीप फेक वीडियोस डालकर भी आपको आकर्षित करते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर झूठे अकाउंट बनाकर आपको लूटते हैं, अवैध लोन ऐप से भी आपका पैसा लूटा जाता है। यानी आप ये देखिए कि हर साइबर अपराध में ये इंटरमीडियरी ही माध्यम बन जाते हैं। तो भारत सरकार ने की एक महत्वपूर्ण पहल, देश की डिजिटल सॉवरेनिटी की सुरक्षा, भारतीयों की साइबर सुरक्षा के लिए आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत सहयोग पोर्टल बनाया गया है। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन पोर्टल है जिसे गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसमें केंद्र, विभिन्न राज्य, विभिन्न मंत्रालय, संस्थाओं के द्वारा नोडल एजेंसी या फिर ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं जो इंटरमीडियरीज को नोटिफाई करते हैं। जरा सोचिए, किसी मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई जानकारी लेने के लिए या फिर नोडल ऑफिसर को अवैध कंटेंट को लेकर अवगत कराने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से संपर्क करने में ही कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। त्वरित एक्शन सुनिश्चित करने में हो रही इसी देरी को देखते हुए सरकार लेकर आई सहयोग पोर्टल। गौर करने वाली बात यह है कि सहयोग पोर्टल किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने का काम नहीं करता। ये सिर्फ इन इंटरमीडियरीज को बताता है कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये इलीगल, अनलॉफुल कंटेंट है। फिर इन्हें ही कदम उठाना होता है कि वो कंटेंट भारत के इंटरनेट यूजर्स तक ना पहुंचे। जाहिर है कि इस पोर्टल से इंटरनेट पर बढ़ती हुई गलत जानकारी, फर्जी कंटेंट और अवैध गतिविधियों को लेकर इंटरमीडियरीज को नोटिफाई करने में समय बचेगा। ये कुछ ऐसे काम करेगा, जो भी अवैध कंटेंट दिखेगा, नोडल ऑफिसर इसे जांचकर किन भारतीय कानूनों के तहत ये गैर कानूनी है, इसकी जानकारी सहयोग पोर्टल पर आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत इंटरमीडियरी को देगा। इसका प्रभाव क्या होगा? भारतीयों तक नहीं पहुंचेगा ये धोखे का कंटेंट और नतीजा ये होगा कि साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध में कमी आएगी और हमारे देश की डिजिटल संप्रभुता की भी सुरक्षा हो पाएगी। परंतु प्लेटफॉर्म एक्स ने इस पोर्टल से जुड़ने से इनकार कर इसे सेंसरशिप पोर्टल करार देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली, लेकिन अदालत ने एक्सकॉप की पिटीशन खारिज कर दी और साथ ही महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि सहयोग पोर्टल एक वैध और संवैधानिक तंत्र है जो सार्वजनिक हित में काम कर रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में बिना निगरानी के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया का नियमन आज के समय की आवश्यकता है। अनियंत्रित ऑनलाइन अभिव्यक्ति कानून की अवहेलना और अराजकता का कारण बन सकती है। एक्सकॉप एक विदेशी संस्था होने के नाते भारत में कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 19 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकता। यह अदालती फैसला भारत सरकार के लिए साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी जीत है। हालांकि एक्सकॉप ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया कि लाखों पुलिस वाले अब किसी भी कंटेंट को रोकने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। एक्सकॉप की इस पोस्ट पर नजर डालें जिसमें कह रहे हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का हाल का आदेश एक्सकॉप को चिंता में डाल रहा है। इससे लाखों पुलिस अधिकारियों को एक गोपनीय पोर्टल के माध्यम से मनमाने टेक डाउन आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान हो जाएगी। जब ग्रॉक, जो एक्स का ही एआई मॉडल है, ग्रॉक से ही पूछा गया कि ये जो एक्सकॉप कह रहा है इसका फैक्ट चेक करो, तो ग्रॉक ने क्या कहा कि सिर्फ 65 नोडल अधिकारी ही इस पोर्टल पर जुड़े हैं। हालांकि यह आंकड़ा भी सही नहीं है, लेकिन इसके आधार पर तो एक्सकॉप पर भी उंगली उठती है कि वे झूठा कंटेंट डालकर भ्रमित कर रहे हैं। यह मुद्दा आज उठाना बेहद आवश्यक था, क्योंकि भारतीय गृह मंत्रालय के ठोस प्रयासों से ही साइबर अपराध के खिलाफ वो हुआ जो दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो विभिन्न देशों के कानूनों से कम ही सरोकार रखते हैं, वे सब एक ही पोर्टल पर आ गए हैं।
दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के पास ऐसा पोर्टल है ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि इतना बड़ा काम जो हमने कर दिखाया, आखिर ये कैसे बदलेगा देश में साइबर अपराध की तस्वीर? इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं गृह मंत्रालय में I4C के तहत काम कर रहे श्री R.K. साहू, जो DGM हैं। करेंगे इनसे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और क्या कर दिया महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। सहयोग पोर्टल काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन इससे हमारे आपको क्या फायदा होगा? मतलब साइबर क्राइम की तस्वीर कैसे बदलेगी? जानने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं श्री R.K. साहू, जो DGM है, I4C गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये बहुत बहुत स्वागत साहू साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ा सवाल जिसका जवाब आप ही को देना है, हमें एक आम जन को इससे क्या फायदा होगा सहयोग पोर्टल से, जिसमें सारे इंटरमीडिएरीज भी हैं और नोडल ऑफिसर्स भी हैं? सहयोग जैसा कि नाम से ही विदित है, इसकी विशेषता ही ये है कि भारतवर्ष के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो ऑथराइज्ड नोडल ऑफिसर्स हैं वो सहयोग पे एक तरफ ऑनबोर्डेड है, दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट्स, मेजर इंटरमीडिएट्स वो ऑनबोर्डेड हैं। तो सहयोग पोर्टल एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है, एक स्मूथ प्रोसेस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि अगर कुछ अनलॉफुल कंटेंट साइबर स्पेस में है उसको नोटिफाइड नोडल ऑफिसर के थ्रू उसको जो कंसर्न इंटरमीडिएट उनको नोटिफिकेशन इशू किया जाए और इसको रिमूव कराया जाए। लेकिन कितने इंटरमीडिएरीज अभी तक ऑन बोर्ड आ चुके हैं? अभी तक सहयोग पे 91 इंटरमीडिएट्स ऑलरेडी ऑन बोर्डेड हैं। इसमें सारे मेजर इंटरमीडिएट्स हैं एक्सेप्ट एक्स, जो कि कर्नाटका, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटिशन उन्होंने डाला था बट वो रिजेक्ट हो गया है। सो you name any intermediary, आप Facebook, Instagram, WhatsApp, ShareChat, Snapchat, Microsoft, Apple, Google, YouTube सारे onboarded हैं and सारे राज्य onboarded हैं। I'm sure ये आंकड़ा बढ़ेगा, अभी तो 91 है पर आने वाले वक्त में और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये तो प्रोसेस निरंतर जारी रहेगी। हमारे पास इनफैक्ट इसकी यूनिकनेस ऐसी है कि हर दिन कुछ ना कुछ हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक जो विशेष बात यह है कि कई इंटरमीडिएट्स वो अपना उत्तरदायित्व समझते हुए खुद भी आ रहे हैं कि आप हमें सहयोग के बारे में सुना, आप हमें भी ऑनबोर्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है जो उनके यूजर्स हैं उनके लिए। बड़ी बात है कि वो ये समझे कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिसकी वजह से ये संभव हो पाएगा ना। लेकिन आपने जैसे जब एक्स कॉप ने कोर्ट में केस लड़ा तो उन्होंने इस बात को रखा, लाखों पुलिस वाले जो हैं उनके पास अधिकार आ जाएगा कि वो कोई भी कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। इस भ्रांति को जरूर स्पष्ट करिए। मुझे नहीं लग पता कि उन्होंने कैसे ये थॉट प्रोसेस लिया है, कैसे सोच लिया। जो सेक्शन 793 भी है आईटी एक्ट का, उसमें क्लियर दिया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन वो नोटिफाई करेंगे नोडल एजेंसी एंड नोडल ऑफिसर। तो वही जो नोडल ऑफिसर जिनका नोटिफाइड हैं, जो राज्यों से नोटिफाइड हैं, मिनिस्ट्रीज से नोटिफाइड हैं, वही सारे नोडल ऑफिसर्स ऑनबोर्डेड हैं, जो कि अभी 35 नोडल ऑफिसर्स हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, और 10 मिनिस्ट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज,
कई मिनिस्ट्रीज और भी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में, जो कि अभी निरंतर चलता रहेगा। यानी 45 के लगभग अभी तक हैं, तो ये आंकड़ा ही बिल्कुल गलत यूज किया गया। मुझे लगता है कि लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास किया जाता है कि ये देखिए हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है इत्यादि, लेकिन सहयोग पोर्टल का तो ये काम ही नहीं है, वो तो ब्लॉक ही नहीं करता ना। अल्टीमेटली तो हमें, जो हमारे भारत के नागरिक, उनकी साइबर सुरक्षा, वो हमारी जवाबदारी, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। आपको एक कंप्लेंट होता है, आपको कई जगहों पे जाना पड़ता है। अभी इस पोर्टल से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम एक्ट, सारे इंटरमीडिएट दे आर वेरी हैप्पी कि हमें एक स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस मिल गई है। कोई भी अनलॉफुल कंटेंट है, आप उसको रिपोर्ट करें और उसका एक तय समय सीमा में उसका हल भी निकला है। लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि आप नोटिफाई करते हो और फिर उनको एक्शन लेना होता है, लेकिन अगर मैं एक इंटरमीडियरी हूँ और आप मेरे को कहते हैं कि भाई ये देखिए ये कंटेंट जो है ये गलत है, अवैध है, इसके अगेंस्ट आप एक्शन लो, और मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है या आप पे किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में क्या विकल्प रहता है एक्शन का? अगर कोई नोटिफिकेशन नोडल ऑफिसर ने दिया है और इंटरमीडिएट को ऐसा लगता है कि इसमें सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए है या कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए है, सो इंटरमीडिएट सहयोग में ऑप्शन है एडिशनल इंफॉर्मेशन का। इंटरमीडिएट उस ऑप्शन के तहत एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है कि उसमें स्पेसिफाई भी कर सकती है कि हमें ये चीज क्लियर नहीं हो, आप इसमें और हमें एविडेंस दीजिए या इसको स्पष्ट करिए। जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे हमारा साइबर क्राइम थाने के आईओ को हम लेते हैं, सपोज इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को ही, ऐसी क्या समस्याएं उनके पास आती रही हैं जो अब इस पोर्टल के बनने से हल हो सकती दिखती हैं? आईटी एक्ट में एक प्रोविजन भी है कि आपके 5 मिलियन यूजर्स होंगे तो आपका ग्रेवियांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर होगा। सो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो है। कई ऐसे भी इंटरमीडिएट्स हैं जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। तो सहयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज अगर आप आईओ के लेवल पे देखेंगे तो सबका उनके पास डिटेल्स नहीं उपलब्ध होता है। सहयोग क्या कर रहा है कि इन सबको एक जगह ला रहा है, एक तरह से सारा रेडी रेकनर, एक डिक्शनरी जैसा है, आपके पास सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आपको बस जो नोटिफाइड ऑफिसर्स हैं वो ऑन बोर्ड होंगे, उसमें सारे डिटेल्स हैं, अवेलेबल हैं, आप उनको जो भी नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम मानते हैं कि सारी स्टेट्स और यूटीज भी ऑन बोर्ड आ गई हैं, कि सबके बीच में एक एग्रीमेंट पहले से ही रहा था या इसमें भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ी कि सबको ऑन बोर्ड लाया जाए? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। सी अल्टीमेटली तो ये भारत के नागरिकों की साइबर सुरक्षा का सवाल है, तो इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, और हम यही फैसिलिटेट करा रहे हैं। कॉमन मैन को का कांटेक्ट कहाँ पे, मतलब मैं कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हूँ इस पूरी प्रक्रिया में? सहयोग सिर्फ नोटिफाइड नोडल ऑफिसर या आईओ या इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सहयोग ये नागरिक की तरफ से भी होना चाहिए। जो विक्टिम है वो तो रिपोर्ट करें ही 1930 पे। अगर आप कुछ ऐसा अनलॉफुल देखते हैं तो आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप जरूर रिपोर्ट करें, बिकॉज ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा हमें एक क्लीन साइबर स्पेस क्रिएट करने में। लेकिन जब इंटरमीडियरीज को आप ऑन बोर्ड लेकर आ रहे थे तो उनके भी तो कुछ कंसर्न्स रहे होंगे, उनका क्या कहना रहा था? इंटरमीडिएट्स की तरफ से अपार्ट फ्रॉम एक्स कोई कंसर्न नहीं रहा, और दे वर वेरी हैप्पी। एक प्लेटफॉर्म हर कोई चाहता है, सी प्रोसेस का स्मूथ फ्लो हर कोई। पहले ये पीस मील में होता था, हमने सहयोग में उसको इतना स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को कर दिया है कि बट नेचुरली हमने इंटरमीडिएट से कई राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन के बाद किया है, तो विद देयर एग्रीमेंट हमने ये किया है। अभी एलईए के पार्ट पे वो अपना एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजते हैं और इंटरमीडिएट्स को कोई इशू नहीं होता उस पर, बिकॉज वो उसमें सारा कुछ है। तो इंटरमीडियरीज को लेकर वक्त वक्त पर कुछ ऐसी चिंताएं भी सामने आती रही होंगी जिसके आधार पर हम ये समझ सकें कि सहयोग पोर्टल की अहमियत कितनी ज्यादा है। कई ऐसे हैं जो फॉरेन इंटरमीडिएट्स हैं जो इंडियन साइबर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, बट उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। और इस संबंध में हमारी जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उनका जो ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो इंटरमीडिएट्स, इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि जो भी साइबर स्पेस में इंटरमीडिएट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, और एटलीस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनका एक कोई ग्रेवियांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए। बिकॉज एलईएस को इस एस्पेक्ट में बहुत इश्यूज आते हैं। आपके पास कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, आप
इंडियन साइबर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हो, कुछ अनलॉफुल है तो वो कहाँ कांटेक्ट करेंगे? आप देखेंगे अगर किसी महिला से रिलेटेड से नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस का कोई ऐसा कुछ अनलॉफुल कंटेंट है, किसी ने फेक प्रोफाइल बना के, या सीसैम है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज मटेरियल का, अगर कोई अनलॉफुल प्रोलिफरेशन हो रहा है, सो इससे जो मानसिक आघात होता है महिला को या उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा है कि नोटिफाइड नोडल ऑफिसर से जब नोटिफिकेशन दिया गया है, दिस थिंग इज अनलॉफुल, अगर अनलॉफुल है उसको अगर आपने निगलेक्ट किया या आपने उसको नहीं किया गया जबकि वो इट्स क्लियर कि वो अनलॉफुल है, तो उन्होंने ये भी प्रोविजन कहा गया है कि नेग्लिजेंस के पार्ट पे जो उसको मानसिक प्रताड़ना होती है, मेंटल एग्नी झेलता है, जो उसको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, रेपुटेशनल लॉसेस, उसके लिए भी कंपनसेशन का प्रावधान के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अदालतों ने भी वक्त वक्त पे इस चीज को हाईलाइट किया ही है ना? बिल्कुल। जो हमारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय है, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस जो शबाना केस है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने क्लियरली बोला है कि सहयोग पर सारी इंटरमीडिएट्स जल्द से जल्द ऑनबोर्डेड हों ताकि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको डेटा और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सके। यानी ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर तमाम बातें कही जाती हैं, हालांकि सब नहीं कह रहे, एक आधा ही प्लेटफॉर्म कह रहा है, इंटरमीडिएरी कह रही है, लेकिन उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है देशवासियों को कि इन तरह की बातों में मत आए, क्योंकि यहाँ किसी की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई आघात नहीं किया जा रहा। आपके यूजर्स हैं, आपका कस्टमर है, तो ये आपका नैतिक दायित्व भी बनता है उनकी सुरक्षा को इंश्योर करना। तो आपका ये सहयोग पोर्टल का, क्योंकि अभी तो ये कुछ समय से काम कर रहा है, इसका सक्सेस रेट क्या है? You'll be happy to hear, हमने 21 अक्टूबर 2024 से सहयोग पोर्टल को ऑपरेशनल किया है एंड तब से लेके अभी तक 11 महीने के अंतराल में हमने लगभग 68,000 अनलॉफुल कंटेंट को डिसेबल किया है, बट नेचुरल विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स, and the success rate is more than 99%. This is one of its kind in the world. दुनिया में किसी देश के पास ऐसी सुविधा नहीं है, और दुनिया में हमने देखा बहुत से देशों में जो बड़ी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, नियमों के आधार पर सरकारों से खींचतान भी उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की साइबर स्पेस में अगर हम बात करें तो? The best of my knowledge, ये दुनिया का पहला एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पूरे देश के राज्यों के नोटिफाइड नोडल ऑफिसर्स ऑनबोर्डेड हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, और ये तो एक बहुत अच्छा फैसिलिटेशन का एक कोऑर्डिनेशन का प्लेटफॉर्म है जो सर्टेनली हेल्प करेगा। जी, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि जो सहयोग पोर्टल को लेकर जो बात उठी है, उसके बाद ये देखकर मेरे को लगता है कि पॉजिटिव साइन है कि एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द साइबर क्राइम और एक आम जन प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन बाकी सब स्टेक होल्डर्स इसको अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं साहू साहब। उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के साथ इसको हम बनाकर आगे चल रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार में साइबर क्राइम की हम रफ्तार को थाम सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉडकास्ट में आपने जानी सहयोग पोर्टल की हकीकत। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। मैं हूँ जी, आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते हैं ना, तब बीच में तुम्हारे लोगों को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज दो फेक ऐप डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता। क्यों मियां, नवे फीचर्स होना नहीं होना? रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे एपीके फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। ब्रेक के बाद बात रेड अलर्ट की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रेंटल स्कैम की, जो बहुत से शहरों में बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन किराए पर घर या फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं साइबर ठग। ये ठग फर्जी तस्वीरों या फिर नकली ऐड के माध्यम से आपको फंसाते हैं। ये खुद को आर्मी ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी या बाहर पोस्टेड ऑफिसर बताकर आपका भरोसा जीतते हैं।
किराया भी बाजार में जो दाम है उससे बहुत कम बताते हैं ताकि आप लालच में आ जाएं। और फिर बुकिंग को आपके लिए होल्ड करने के नाम पर कोई एडवांस या टोकन मनी आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहते हैं। और जैसे ही आप पैसा भेजते हैं ये आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और इनकी ऐड भी गायब हो जाती है, लेकिन आप फंस जाते हैं। तो इस तरह के रेंटल स्कैम से आप रहें सावधान। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अगर जागरूक रहेंगे तो ही अपने आप को साइबर सेफ रख सकते हैं। और इस साइबर दुनिया में किसी भी गलत जानकारी, फेक नैरेटिव या भ्रांति से भी आपको अपने आप को बचाना होगा। तभी हम आप तक लेकर आए हैं सहयोग पोर्टल की सच्चाई। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखें अपने आप को साइबर सेफ और रहें साइबर अलर्ट। जय हिंद।